हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एके सुपर क्लासेस में। तो लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस की एक ऐसी ज़बरदस्त क्लास जिसमें आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे और नए तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चनों को हल करके आना है और कैसे आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को तीन दो खंडों में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या 3 खंडों में विभाजित किया गया है। और निर्देशांक इसके जो हैं निर्देश आप लोगों को पहले ही वीडियो में हमने बता दिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्देश आप लोगों को बाद में फिर से करवा दिए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। तो आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का जो समय है बहुत ही कम बचा है और आप लोगों के पास जो समय है बहुत ही कम है। तो तरीका जो है इसका अच्छी से तैयारी करना है। तो हमें इसको बहुत ही सारे जो मॉडल पेपर हमारे हैं सभी लोग और सभी मॉडल पेपरों को हल करिए अच्छी तरीके से। और जहाँ भी त्रुटि हो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि सारे मॉडल पेपर जितने भी आप लोगों को मिल सकें मॉडल पेपर और क्लासें उतने आप लोग हल करते रहिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में धमाका मच जाए और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन हमारा है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, बताइए क्या कहलाता है। बताइए, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ जो गोली हैं क्या कहलाएगा। गोली दर्पण कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी, या गोली लेंस कहलाएगा, या ऑप्शन डी समतल दर्पण कहलाएगा। बताइए बताइए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है गोली या लेंस होगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गोली या लेंस, जो दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है गोली या लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारा, दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दांत को जो डॉक्टर होते हैं, वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च कीजिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे आप लोग को उत्तर देना है, कैसे आप लोग को क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका जो ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन सी दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी दिया है सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक के लिए आप लोग कमेंट में हमसे बता सकते हैं। तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं मरीजों के लिए बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताइए। अवतल दर्पण इसका राइट आंसर जाएगा। जो अवतल दर्पण जिन्होंने कहा है उसका राइट आंसर यही होगा, अवतल दर्पण, उनका राइट आंसर सही है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, जो किसी लेंस है, कोई लेंस दिया हुआ है, किसी लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइए कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम तब तक के लिए ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन बी दिया है वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन सी दिया हुआ है वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन डी दिया है आभासी सीधा और बड़ा। कमेंट में जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा और बड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर देता है, फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, बताइए। यानी मानव नेत्र जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है,
या फोकसित कर लेता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। ऑप्शन ए दिया है जरा दूरदर्शिता होता है, हो सकता है, या फिर समंजन क्षमता हो सकती है, या निकट दृष्टि दोष हो सकता है, या दीर्घ दृष्टि दोष हो सकता है, बताइए। तो मानव नेत्र की फोकल दूरी को यानी अभिनेत लेंस की जो फोकल दूरी को समायोजित कर लेता है वो समंजन क्षमता कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। कोड दिया हुआ है हमारा। ऑप्शन इसका जो कॉलम में ये दिया हुआ है, कॉलम बी में इसका हमें मैचिंग करना है। ऑप्शन ये दिया है विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, मिला देंगे इससे हम। और जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन इसका आया, यानी पहला वाला इसका कोड में देखते हैं, मैच करते हैं। पहला जो है ए, ये ऑप्शन दिया पहला का चौथा, और दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, और चौथे का चौथा। तो पहले का हमारा दिया हुआ है चौथा सही है, करेक्ट है। और दूसरे का पहला होना चाहिए था, गलत है, इसको खुद छोड़ते हैं। दूसरा दिया हुआ है हमारा पहले का पहला, यानी पहले ही गलत है, पहले का चौथा होना चाहिए। और ऑप्शन सी दिया है पहले का पहला, ये भी गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया पहले का चौथा, यानी विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसका राइट आंसर है। दूसरे का दिया पहला, यानी दूसरे का पहला विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसका राइट आंसर रहेगा। विद्युत धारा का जो एम्पियर होता है मात्रक होता है एम्पियर होता है। और तीसरा दिया हुआ है दूसरे का यानी तीसरे का दूसरा दिया, तीसरे का जो दिया है मात्रक दूसरा दिया है, वो नहीं विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। और जो दिया हुआ है चौथा, यानी चौथा प्रतिरोध का मात्रक कम होता है, इसीलिए चौथा का तीसरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से पेंसिल से आप लोगों को पेपर पर थोड़ा करके और फिर साफ कर देना है, और आप लोग सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किंतु यानी किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। दो चालक तार हैं, इनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं, किंतु विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। यानी श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात जो आएगा हमारा 1:4। इसका सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं 1:4, इसका जो राइट आंसर जाएगा 1:4 आ जाएगा। जो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात है 1:4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 7 नंबर, किसी विद्युत सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 होता है, बी दिया हुआ है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी दिया है सभी बिंदुओं पर समान सा रहता है। कमेंट में बताइए कि किसी भी धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारावाही प्रणालिका में जो होता है वो जो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है समान रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सभी बिंदुओं पर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा उपखंड ख से आप लोगों को फिजिक्स यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन दिया है केमिस्ट्री से हमारा, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, इसका आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में से चयन करना है कौन सा होगा। तो कौन सा होगा कमेंट में बताइए। तो दिख नहीं रहा होगा तो इसका जो हम बना देते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिख नहीं रहा सही से। तो इसका जो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से कुछ होता है और कार्बन जुड़े होते हैं। तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है C6H6 और
ऊपर कार्बन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसके सभी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कार्बन में, तो यह जो हमारा संरचनात्मक सूत्र है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका जो संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा हमें बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र जो है वो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समजातीय यानी सजातीय श्रेणी कौन सी है। सजातीय श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है CH4 तथा C2H6। सेकंड दिया हुआ है CH3OH तथा CH3COOH। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है C2H6 तथा CH3OH। 4 दिया हुआ है CH3OH तथा C2H5OH। इसका कैसे आप लोग निकालेंगे, देखिए इसको ऐसे निकालिएगा। कैसे? ऐसे निकालिएगा, जिस वह सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है, CH2 का अंतर पाया जाता है, सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है CH4 तथा C2H6, और ऑप्शन 4 में भी मिल रहा है CH3OH तथा C2H5OH। तो इसके जो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन कोड में देखते हैं, पहला और दूसरा यानी रॉन्ग है। ऑप्शन बी पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, अयस्क कहते हैं या गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, धातु कहते हैं। तो जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनके खनिज कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं या यौगिक पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दांतों का क्षय कब से प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय कब से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन दिया है मुंह का पीएच जो है 5.5 से अधिक हो जाता है तब, या ऑप्शन बी दिया है मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाता है तब होता है, या ऑप्शन सी मुंह का जो पीएच होता है 7 से कम हो जाता है, या ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मिस्टेक हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दांतों का क्षय जो है वो जब 5 पीएच मुंह का पीएच होता है वो 5.5 से जो कम हो जाता है तब दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है अभिकथन फर्स्ट जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ सही है, देख लेते हैं। तो दिया हुआ है जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Zn+O2 गिग्स आउट, तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है, तो Zn+H2SO4 Zn+H2SO4 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा, तो हो जाएगा ZnSO4+H2। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन जो है मुक्त हो रही है। तो इसमें जो देखते हैं कौन सा कथन, यानी ये फर्स्ट कथन सही है। जिंक तर्क जो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड तर्क दिया हुआ है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो जिंक है और प्लस ऑक्सीजन है क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ZnO बनाता है। संतुलित करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, संतुलित हो जाएगी, और यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगी संतुलित। और तो इसका दूसरा कथन भी सही है, यानी कथन फर्स्ट व कथन दोनों सही हैं। तो इसमें लिखा आएगा ही अब कथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का सही फर्स्ट नहीं है, दूसरा सही नहीं है। अब पहला आंसर राइट आंसर दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही हैं तथा तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, सही है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं 13 नंबर निम्नलिखित समीकरण रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। समीकरण दी हुई है समीकरण हमारी दी हुई है, कैसे दी हुई है
दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, तो और प्लस दिया हुआ है CH3COOH मेथनो एसिटिक अम्ल, और बने का है हमारा या, और इससे कह रहा है रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, और लिखा क्या है इसमें, तो ये संतुलित है, तो इसमें जो है यहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए था, तब जो है ये रासायनिक समीकरण बैलेंस थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CH3COOH जब जुड़ेगा तभी CH3COONA प्लस H2O मुक्त होगा। तो इसका जो CH3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपखंड गा में जो आप लोगों को है बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़िए। तो हम लोग आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर्स हैं बहुत अच्छी तरीके से लाएंगे, और अच्छे अच्छे मॉडल पेपर ढूंढ कर लाएंगे जो आप लोग इम्पोर्टेंट आप लोगों के से हो सकें। और रोज़ क्लासें पढ़ाई जाती हैं, और रोज़ आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ अब नए हैं अगर जो, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 14 नंबर। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग है, बताइए अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का जो मार्ग है कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा नासा द्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली या फेफड़े। ऑप्शन बी दिया है हमारा नासा मार्ग, नासा द्वार, श्वासनली, ग्रसनी, कंठ, कोशिकाएं। ऑप्शन सी दिया कंठ, नासा द्वार, ग्रसनी, फेफड़े। ऑप्शन नंबर सी दिया है नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, श्वासनली, कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो अंतः श्वसन के दौरान हमारे वायु प्रवाह का सही मार्ग है वो हमारा है नासा द्वार, कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वासनली, फिर फेफड़े। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अंतः श्वसन के दौरान प्रवाह का सही मार्ग है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन हमारा दिया हुआ है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, और कारण इसका दिया हुआ है मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। जो बात कही गई है बिल्कुल राइट है, तो इसी तरीके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बात जो है इसकी दोनों सही हैं, कारण और कथन दोनों सही हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन देखते हैं दोनों सही हैं या गलत हैं। देखते हैं कथन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कथन और कारण दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा यही होगा, फर्स्ट नंबर यानी ए ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। हमारा ए दिया हुआ है ए ऑप्शन, ए दिया हुआ है बी ऑप्शन, ए दिया हुआ है सी ऑप्शन, ए दिया हुआ है डी ऑप्शन। तो कमेंट में बताइए कि इसका सही प्रवाह क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है, आवश्यक होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। ऑप्शन सी दिया थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी दिया थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, राइट है।
तो इसका कथन जो गलत है वो बताना है, नहीं जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यानी इस कथन के बारे में जो सही कथन है नहीं है वो हमारा है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क का आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। चित्र देख सकते हैं आप लोग। चित्र का भाग ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। बताइए इन ऑप्शनों में से क्या सही होगा। पहले कौन होगा, बीज होंगे, प्रांकुर होंगे, मूलांकुर होंगे। ऑप्शन बी दिया है प्रांकुर होगा, मूलांकुर होगा, फिर बीज होगा, यानी बीज पत्र होगा। ऑप्शन सी दिया है प्रांकुर होंगे, बीज पत्र और मूलांकुर। ऑप्शन डी दिया है मूलांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी फिगर में देखते हैं। फिगर में दिया हुआ है पहले प्रांकुर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, प्रांकुर पहले होगा, फिर बीज पत्र होंगे और फिर मूलांकुर होगा, यानी जड़ें होंगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांकुर पहले होगा, बीज पत्र बीच में होगा और मूलांकुर जो है नीचे होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है। ऑप्शन 2 दिया है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। ऑप्शन 3 दिया है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। ऑप्शन 4 दिया है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अलैंगिक जनन में जो होता है केवल एक ही जनक भाग होता है। और अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। तो जो इसका फर्स्ट और थर्ड जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोट में देखकर। लास्ट क्वेश्चन जो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से देखते हैं कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे स्तर पर हमेशा कौन होता है। लिख कर दे रहे हैं आप लोगों को कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन देख लेते हैं, मांसाहारी है, शाकाहारी है, अपघटक है या उत्पादक है। बताइए कौन सा राइट आंसर। तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा मांसाहारी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी हमेशा तीसरे पोषीय स्तर पर होता है। तो कैसी लगी हमारी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो। और फिर अगले वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। वर्णनात्मक खंड बा में आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं शेयर किया है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके और कुछ वो भी कर सकें अच्छा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, नहीं शुरुआत से देखते हैं। जो इसका उपखंड का में है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से क्वेश्चन है। दूर यानी दृष्टि दोष से क्या है, किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट्स में लिखवाएंगे होंगे, तो उससे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जो ना मिलते हैं बुक से और गेस्ट पेपर से याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासें होती हैं केवल, और इस पर बनता नहीं है। न्यूमेरिकल बता देते हैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल भी नहीं बनता है क्योंकि दिया हुआ है हमारा न्यूमेरिकल। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध हमारा दिया हुआ है आर दिया हुआ है 4 ओम, और टी दिया हुआ है हमारा 1 सेकंड दिया हुआ है, और जो क्यों दिया हुआ है एच दी हुई, एच हमारी दी हुई है ये, सॉरी एच दिया हुआ है हमारा, एच दी हुई है हमारा
H कितना दिया हुआ है 100 जूल। तो उसमें 100 जूल दी है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो ये हमारा होता है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो H बराबर सूत्र होता है VIT। H बराबर VIT होता है। तो H का मान 100 दिया है और V जो हमें ज्ञात करना है और I जो हमें I बराबर होता है V/R। तो V/R जो है इसको V हमारा दिया नहीं हुआ है तो V तो हमें निकाल लेंगे इधर। और तो यहाँ पर हम इसको V बराबर हमारा होता है IT, H बराबर VIT होता है और H का मान जो हमारा 100 दिया है और 100 दिया है इसका मान हमारा। और V हमारा होता है और जहाँ I बराबर V/R होता है तो V तो यहाँ हो जाएगा, ये V काट देंगे, V² हो जाएगा और R हो जाएगा, गुण इंटू T हो जाएगा। मान रख देंगे 100 बराबर हो जाएगा V²। V का मान हमारा था यानी V² ज्ञात करना, V² हो जाएगा अपान में R दिया था हमारा 4 ओम और इंटू T 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 400। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 400 बराबर V²। तो अंडर में हो जाएगा तो हमारा V बराबर √400 हो जाएगा। तो V बराबर हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 20। तो इस और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप हल करिए और इसका PDF आप लोग देख लीजिए, हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। IPSC नाम इसका देख लेते हैं। CH3 CH2 CHO तो मैथ है प्रोफ यानी प्रोपेनल हो जाएगा। और ऑप्शन भी दिया है CH3 CO और CH3 तो इसका हो जाएगा प्रोपेनोन। इसका राइट आंसर होगा प्रोपेनोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको PDF को अच्छी तरीके से पूरा हल कर लीजिए और जो इसमें लॉन्ग आंसर है उसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।